अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर फ़ारूक तौसीफ़ यूजीआई से पाक स्टडीज़ के एक नए टॉपिक के साथ जो है वो इस लेक्चर में आपके सामने हाज़िर हूँ। हम लोग पांचवा जो चैप्टर है गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वाला उसको पढ़ रहे हैं, उसको डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने जो गवर्नमेंट की दो टाइप्स हैं उनको डिस्कस किया था, जिसमें एक हमने फेडरल गवर्नमेंट का जिक्र किया था, फिर फेडरल एग्जेक्टिव्स और ऑफिसर्स इनका हम लोगों ने जिक्र किया था, एंड आफ्टर डैट हम लोगों ने जो हमारा लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है उस पर हम लोगों ने भी बात की थी। अच्छा, हम लोगों ने जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम इन सब कॉन्टिनेंट है उसके हवाले से भी डिस्कशन की थी कि किसने इसको सब कॉन्टिनेंट में इंट्रोड्यूस करवाया। फिर हम लोगों ने पाकिस्तान बनने के बाद जो गवर्नमेंट्स हमारे यहाँ पर आई हैं उन्होंने लोकल गवर्नमेंट को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की और कौन कौन से वो हुक्मरान थे जिन लोगों ने हमारे जो ग्रास रूट लेवल के बहुत ज़्यादा निचली सतह तक इख्तियारात को या पावर्स को ट्रांसफ़र करने की कोशिश की। इसमें हमने जो मेजर तरक्की देखी अपने इस मुल्क में वो ज़्यादातर डिक्टेटर्स का ज़माना था, और उन डिक्टेटर्स ने जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम था, मकामी हुकूमत, उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था, जिसकी वजह से ऐसा हो सका। सबसे पहले जनरल अयूब ख़ान का हमने ज़िक्र किया, फिर उसके बाद हम लोगों ने जनरल ज़ियाउल हक़ का ज़िक्र किया, फिर हमने जनरल परवेज़ मुशर्रफ का ज़िक्र किया। अब ये वो तीनों टाइम स्लॉट्स हैं, ये वो हमारे अदवार हैं जिन्हों में लोकल गवर्नमेंट को जो है वो मजबूत किया गया, जिसकी वजह से हमारा जो तरक्की की रेशो है वो काफ़ी बड़ी है। दुनिया में हमने उस वक्त भी जिक्र किया था लास्ट लेक्चर में भी कि तरक्की जितनी भी होती है, डेवलपमेंट जितनी भी होती है, और डेवलपमेंट के जितने भी काम होते हैं वो काम ज़िम्मेदारी होते हैं लोकल गवर्नमेंट में, और वहाँ पर डेवलपमेंट करती भी वही है। अच्छा, हमने उनका ज़िक्र किया, फिर एग्जेक्टिव्स का ज़िक्र किया। एग्जेक्टिव्स में हमने बताया कि प्रेसिडेंट हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर हैं, फिर कैबिनेट है, फिर इसी तरह से वज़रा का ज़िक्र हम करते चले गए। हमने ये भी ज़िक्र किया था कि जो हमारा लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है इसको हम लोगों ने अब दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। एक रूरल या देही हमारा जो है लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है, और दूसरा अर्बन या शहरी हमारा जो देही गवर्नमेंट का या लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब हमने जो डिस्कशन करनी है उस डिस्कशन में हमने सबसे पहले जो चीज़ डिस्कस करनी है वो करैक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस, अच्छे निज़ाम हुकूमत की खसूसियात। अगर हम ये कहते हैं कि किसी मुल्क में निज़ाम हुकूमत अच्छा है तो हमने ये देखना है कि निज़ाम हुकूमत में कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स, कौन कौन सी खसूसियात होनी चाहिए जिनके अकॉर्डिंगली हम लोग ये कह सकते हैं कि दिस इज़ द बेस्ट गवर्नेंस सिस्टम। हम गुड गवर्नेंस का लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल कर सकें तो हम इसमें उन करैक्टरिस्टिक्स को या उन खसूसियात को देखेंगे जिसके ज़रिए गवर्नेंस जो है आप उसको एक अच्छी गवर्नेंस जो है वो कह सकते हैं। अच्छा, अच्छी गवर्नेंस में जो सबसे पहले चीज़ डिस्कस करने वाली होती है वो ये होती है कि आप पब्लिक से रिलेटेड, अवाम से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी मसाइल हैं, जितने भी काम हैं, जब उन कामों के बारे में काम करने लगें, वो काम सोचने लगें, तो उसमें सबसे पहले तो मुशावरत शामिल होनी चाहिए वहाँ की अवाम की। देन ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत होनी चाहिए उन कामों में, ताकि कोई भी आप पर जो है वो इल्ज़ाम ना लगा सके, कोई भी आपके ख़िलाफ़ आवाज़ ना उठा सके। लेकिन अगर ट्रांसपेरेंसी या शफाफियत इन कामों में नहीं होती है तो ऐसी सूरत में ये जो अफेयर्स हैं जिनको आप हल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो काम आप करने जा रहे हैं, वो काम फिर आपके लिए जो है वो बेहतर हल नहीं हो सकेंगे, क्योंकि फिर आपकी अवाम आपका साथ नहीं देती है। तो अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आपकी अवाम, आपकी पब्लिक जो है वो आपके कामों में आपके साथ रहे, तो इन डैट केस आपको हर सूरत में ये सोचना है कि गुड गवर्नेंस के लिए सबसे पहली शर्त ट्रांसपेरेंसी है। ठीक हो गया?
اگر شفافیت نہیں ہے، ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، تو ان دیٹ کیس آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں، گڈ گورننس کی جو اصل روح ہے وہ اس میں آ ہی نہیں سکتے۔ تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے۔ اور پھر جتنے بھی سوشل گروپس ہیں، سماجی لوگ آپ کے یہاں پر ویلفیئر کے لیے کام کرتے ہیں، بہبود کے لیے کام کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز اس ملک میں کام کرتی ہیں، آپ کو ان سب کو ایز اے اسٹیک ہولڈر جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے۔ ادروائز کسی بھی صورت میں آپ کے گورننس کا جو سسٹم ہے وہ بہتر نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ گڈ گورننس ہو، تو ان دیٹ کیس آپ کے ملک میں جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں جو کہ اس ملک کے لوگوں کی، اس پبلک کی جو ہے وہ ویلفیئر کے لیے، بہبود کے لیے، فلاح کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، تو ان کا اس میں موجود ہونا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اچھا، اب ہم ذکر کرتے چلے جاتے ہیں ان چیزوں کا جن چیزوں کے بارے میں ہم نے ذکر کرنا ہے۔ سب سے پہلا کام جو گڈ گورننس میں ہونا چاہیے، ایکویٹی، عدل و انصاف جو ہے اس کا یہاں پر قیام ہونا چاہیے، اور ایکویلٹی، مساوات کی بنیاد پر جو ہے یہ کام ہونا چاہیے۔ آپ اس ملک میں کسی کو بھی ہارشلی ٹریٹ نہیں کر سکتے، چاہے اس کی وابستگی، اس کی وفاداریاں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہوں، کسی بھی قوم سے وہ تعلق رکھتا ہے، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، آپ کو ہر صورت میں اس کو بینگ اے اسٹیٹس مین جو ہے اس کے ساتھ آپ کو کام کرنا ہے۔ آپ کسی صورت یہ نہیں کر سکتے کہ اس کو آپ کسی بھی بنا پر جو ہے وہ ڈسکرمنیشن کا شکار بنائیں گے۔ آپ اس کے ساتھ جسٹس جو ہے وہ فیئر جسٹس کے لیے اس کے لیے راہ ہموار کریں گے۔ ہر بندہ، یہ یاد رکھیے گا، ہر شہری، ایوری سٹیزن جو ہے اس کو ایکول اپرچونٹی ملنی چاہیے فار دا فیئر ٹرائل، شفاف ٹرائل کے لیے اس کو ایکول اپرچونٹیز جو ہیں وہ آپ کو دینی پڑیں گی۔ دین ڈیموکریسی، جمہوری اقدار کا فروغ، یہ بڑی خوبصورت چیز ہے۔ جمہوری اقدار جو ہیں جب تک کسی معاشرے کا حصہ نہیں ہوں گی، ڈیموکریٹک ویلیوز جب تک کسی سوسائٹی کا پارٹ نہیں ہوں گی، ان دیٹ کیس، ایسی صورتحال میں آپ کسی بھی صورت گڈ گورننس کو جو ہے وہ وہاں پر امپلیمنٹ نہیں کر سکتے۔ اس میں ایکویلٹی، مساوات، جسٹس، انصاف، ٹالرنس، برداشت، فریڈم، جسے ہم لوگ آزادی کہتے ہیں، اس کو جو ہے وہ یہاں پر ہونا چاہیے۔ اینڈ آفٹر آل دیٹ، بیسک ہیومن رائٹس، انسان کے جو بے بنیادی حقوق ہیں، اگر آپ ان کو کمپلیٹلی جو ہے وہ پرووائڈ نہیں کریں گے، ان کو ڈیلیور نہیں کریں گے، تو لوگ آپ کے لیے کام نہیں کریں گے، اور پھر گڈ گورننس جو ہے وہ بیڈ گورننس میں چینج ہو جائے گی۔ تو یہ ڈیموکریٹک ویلیوز جو ہیں ان کا آپ کو ہر صورت میں خیال رکھنا ہوتا ہے۔ ایلیمینیشن آف کرپشن، بدعنوانی کا خاتمہ۔ اچھا، اگر ہر کام کے کرنے میں آپ ٹرانسپیرنسی کا، شفافیت کا سہارا لیتے ہیں، تو ان دیٹ کیس یہ جو کرپشن ہے یہ آٹومیٹکلی ایلیمینیٹ ہو جائے گی، بدعنوانی مکمل طور پر ختم ہو ہی جائے گی، کیونکہ کوئی بھی کام ڈھکا چھپا نہیں ہے، ہر کام جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی سے کیا جا رہا ہے، ہر کام شفافیت سے کیا جا رہا ہے، ہر کام کے بارے میں لوگوں سے ڈسکشن کی جا رہی ہے۔ وہ کام کرنے کے لیے اب جو بھی سٹیپس جو ہیں وہ اٹھاتے ہیں، اقدامات کریں گے، وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے، ان کو پتہ چلے گا کہ ان کے ٹیکسز کا پیسہ جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے، تو پھر بدعنوانی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کو ٹرانسپیرنسی جو ہے اس کانسیپٹ کو سب کے سامنے رکھنا پڑتا ہے۔ دین پراسپیرس سوسائٹی، خوشحال معاشرہ۔ اب خوشحال معاشرے سے مراد ہم لوگ وہ معاشرہ لیتے ہیں جو اکنامکلی سٹرونگ، ڈیولپڈ معاشرہ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں پر جو اکنامک سسٹم ہمارے یہاں پر چلتے ہیں، اگر پراسپیرس سوسائٹی کا ذکر ہو رہا ہے، اگر خوشحال معاشرے کا ذکر ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اکانومی جو ہے وہ سٹرونگ ہے، اور اگر اکانومی سٹرونگ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک خوشحال معاشرہ ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں۔ اب یہ جو خوشحال معاشرہ ہے وہ کب آئے گا؟ جب کرپشن ختم ہو جائے گی۔ وہ پیسہ جو کرپشن کے ذریعے، بدعنوانی کے ذریعے لوگوں کی جیبوں میں جا رہا ہے، وہ آپ کے ملک کے لوگوں کی ڈیولپمنٹ پر خرچ ہوگا، تو سوسائٹی، معاشرہ خوشحال آٹومیٹکلی ہوتا چلا جائے گا۔ ریلیجیس لبرٹی، مذہبی آزادی۔
गुड गवर्नेंस और इस्लाम से बेहतर गुड गवर्नेंस पर बात कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये वो दीन है जो किसी भी रिलीजन पर पाबंदी नहीं लगाता। हम ये कहते हैं कि आप हमारे जो आइन की हदूद हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, उनके अंदर रहते हुए आप कंप्लीटली आज़ाद हैं अपनी मजहबी रसूमात को अदा करने के लिए। आप लिबर्टी है आपको, आप रिलीजियसली मुकम्मल तौर पर अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस, अपनी मजहबी रसूमात जो हैं उन्हें अदा कर सकते हैं। हमें किसी किस्म का जो है वो इसमें कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। देन अदर थिंग, डिस्क्रिमिनेशन, इस्तेहसाल से पाक मुआशरा जो है वो हमें यहाँ पर कैद करना है। अब इन गुड गवर्नेंस चूँकि ट्रांसपेरेंसी है और जो हुक्मरान हैं, जो एग्जेक्टिव्स हैं, वो ख़ुद भी अपने आप को एहतसाब के ज़ेर असर समझते हैं, तो फिर वो किसी का भी इस्तेहसाल नहीं करेंगे, किसी के भी हुकूक छीनेंगे नहीं, उनके हुकूक उनको जो है वो कम्प्लीटली डिलीवर किए जाएंगे। तो ऐसी सूरत में मुआशरा जो है वो खुशहाली की तरफ जाएगा। देन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ज़िम्मेदार हुकूमत। अच्छा, अब होता ये है मुल्क में होने वाला हर काम, कोई भी काम जो किसी भी स्टेट में होता है, उस काम की ज़िम्मेदार कंप्लीटली जो है वो गवर्नमेंट होती है। अब अगर आप ये कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो ज़िम्मेदारी कबूल नहीं करती, कोई भी काम होता तो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं, तो ऐसी सूरत में ये गुड गवर्नेंस जो है वो नहीं होती। आपकी गुड गवर्नेंस का ये है कि हर एग्जेक्टिव, हुक्मरान तबका अपने आप को एहतसाब, अकाउंटेबिलिटी के ज़ेर साया समझता है कि अगर मैंने कुछ गैर शफाफ काम किया, ट्रांसपेरेंसी नहीं हुई मेरे हर काम में, तो मुझे पूछा जाएगा, मैं पकड़ा जाऊंगा, जिसमें हमारे लिए मामला जो है वो ख़राब होगी। अच्छा, देन अकाउंटेबिलिटी है, एहतसाब है, ये हम ऊपर जिक्र कर चुके हैं कि जब तक हुक्मरान या एग्जेक्टिव्स ही अपने आप को एहतसाब से बालातर समझते चले जाएंगे तो गुड गवर्नेंस नहीं आ सकती। अब वो जो कुछ भी कर लें, उनके लिए सब कुछ जो है वो माफ़ है, लेकिन अगर आम आदमी कोई क्राइम कर लेता है तो ऐसी सूरत में उसको जो है वो पकड़ लिया जाता है और सज़ाएँ भी सिर्फ उसी के लिए हैं। तो यहाँ पर माशरा जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राबी की तरफ जाता है। तो एहतसाब का असूल जहाँ पर होगा और जहाँ पर हुक्मरान अपने आप को जो है वो एहतसाब के ज़ेर साया समझेगी, वहाँ पर गुड गवर्नेंस जो है वो कायम होगी। इसके अलावा आपके पास कोई सूरत हाल बचती ही नहीं है। अकाउंटेबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन जितनी भी है, इंतज़ामिया जितनी भी है, उसको ये समझ आनी चाहिए कि मेरे किए हुए हर एक्शन का हिसाब जो है अल्लाह से पहले मुझे यहाँ की आवाम को, यहाँ के इदारों को देना पड़ेगा, तो वो फिर करप्शन से दूर रहने की कोशिश करेगा। इसके बाद एक चीज़ लिखी हुई है, रिलेशनशिप बिटवीन रूलर एंड रूल्ड, हुकूमत और अवाम में राबता बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप अवाम में अपना इत्माद बहाल रखना चाहते हैं तो ऐसी सूरत में अवाम के लिए आप जो भी काम करते हैं वो काम जो है वो करने के लिए आपको हर सूरत में अवाम के साथ राब्ता रखना पड़ता है, आपको लिंक रहना पड़ता है उनके साथ। उनके लिए किए जाने वाली हर प्लानिंग में आपको उन्हें शामिल रखना पड़ता है। और जो गवर्नमेंट ऐसा कर लेती है, अपना काम ट्रांसपेरेंसी से, शफाफियत से करती है, अवाम के साथ राब्ते में रहती है, वो गुड गवर्नेंस होती है। और जो लोग डिस्कशंस में, डिसीजंस में अवाम को साथ नहीं रखते, ऐसी सूरत में उनके लिए मामला ख़राब होने के चांसेस होते हैं। देन द लास्ट वन, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपर्टीज़, महारत का असूल। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। हमारे यहाँ अक्सर क्या होता है कि हम लोग उन लोगों को सीट्स पर बिठा देते हैं जो उन सीट्स में, उस फील्ड में जो है वो एक्सपर्ट नहीं होते। किसी भी शोबे में आप किसी बंदे को अगर बिठाते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है ये है कि उसकी एक्सपर्टीज़, उसकी महारत जो है वो उसी फील्ड में होनी चाहिए।
لیکن اگر وہ اس فیلڈ کا ماہر آدمی نہیں ہے تو وہ کسی بھی صورت اس کو بہتر طریقے سے نہیں چلا سکے گا. تو آپ کو مہارت کا اصول جو ہے وہ اپنانا پڑتا ہے. گڈ گورننس میں لوگوں کو اپوائنٹ کرنے سے پہلے اس چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ہم اس کو جس جگہ پر بٹھانے لگے ہیں, جس سیٹ پر یہ جانے والا ہے, جہاں ہم اس کو لگانے والے ہیں, اپوائنٹ کرنے والے ہیں, وہاں پر جو ہے کیا اس فیلڈ سے ریلیٹڈ اس کے پاس ایکسپرٹیز بھی ہیں یا نہیں, مہارت ہے یا نہیں. اگر مہارت نہیں ہوگی تو پہلے وہ سیکھنے میں وقت ضائع کرے گا اور زیادہ چانسز یہ ہیں کہ وہ سیکھ نہیں پائے گا, کہ اس کا حکومت کا ٹینیور جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو آپ کو کوشش کرنی ہے کہ سیکھے ہوئے لوگ جو ایکسپرٹ ہیں کسی بھی فیلڈ میں ان کو ان شعبوں میں آگے لے کے آئیں. اچھا جی, یہ تھی کریکٹرسٹکس آف گڈ گورننس, اچھے نظام حکومت کی خصوصیات, جس میں ہم نے ان چیزوں کا جو وہ ذکر کر رکھا ہے. اب ہم نے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسلام کے سب سے بڑی ریاست کے جو حکمران تھے ان کا ذکر کرنا ہے. یورپ کے ایک بڑے حصے پر آپ کی حکمرانی, مکران ڈویژن ہمارے والا بھی آپ کے زیر سایہ, عرب کا سارا جو سلسلہ ہے وہ آپ کے پاس ہے. تو ان کے دور میں جو ہے ہم لوگوں نے ایک بہت بڑے افریقہ کا ناردرن ایریا جو ہے وہ بھی ہم لوگوں نے جو ہے وہ قبضے میں کر رکھا ہے. یہ ایک بہت بڑے رقبے پر, بہت بڑے ایک لارجر ایریا پر جو ہے یہ حکمران کرتے تھے, اور ہم یہ مانتے ہیں کہ ان سے بہتر مسلم حکمران جو ہے وہ کوئی نہیں تھا جس نے اتنے بڑے ایریا پر جو ہے وہ حکومت کی ہو, اور حالات بھی کافی بہتر تھے. اب ہم نے دیکھنا اس میں یہ ہے کہ جو سیلینٹ فیچرز ہیں آف دا ایڈمنسٹریشن آف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ کیا تھے, یعنی وہ ان کے دور حکومت کی اہم خصوصیات کیا ہیں جن کی وجہ سے ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ اسلام میں ان سے اچھی حکومت جو ہے وہ نہیں آئی, کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ علاقے جو ہیں وہ اپنے دور حکومت میں فتح کیے, اور اسلامک سٹیٹ جو ہے وہ اس کو بڑے لیول پر جو ہے وہ پھیلایا. اب دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے ایسے کون سے کام کیے تھے جن کی وجہ سے یہ کام جو ہے وہ ہو سکا. اچھا, سب سے پہلے مجلس شورا یا پارلیمنٹ کا کانسیپٹ جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ دیا تھا. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ سب سے پہلے مجلس شورا کا قیام کیا ہے, مجلس شورا کی اسٹیبلشمنٹ کی, جسے ہم لوگ پارلیمنٹ کہتے ہیں. اب انہوں نے پارلیمنٹ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. اب یہ یاد رکھیے گا, جہاں پر مجلس شورا یا پارلیمنٹ جو ہے وہ ہوگی, وہاں پر کوئی بھی کام کرنے سے پہلے, کوئی بھی ڈیسیژن لینے سے پہلے مجلس شورا میں اس پر ڈسکشن ہوگی, اور ڈسکشن کے بعد, مشاورت کے بعد کوئی بھی فیصلہ کیا جائے گا. تو اگر یہاں پر پارلیمنٹ بنائی گئی, مجلس شورا کا قیام ہوا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اپنے دور حکومت میں جو بھی کام عوام کے لیے کرنے لگتے تھے اس کے بارے میں یہاں پر ڈسکشن ہوتی تھی, اور پھر جو بہتر یہاں سے آئیڈیاز ان کو ملتے تھے ان کو امپلیمنٹ کر دیا جاتا تھا. اب انہوں نے اس کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر رکھا تھا, مجلس شورا خاص اور مجلس شورا عام. اچھا, یہ جو مجلس شورا خاص ہے اس میں ان کے جو کیبنٹ کے ممبرز ہوتے تھے, کابینہ کے اراکین, جن کو ہم آج کل وزراء کہتے ہیں, منسٹرز کہتے ہیں, صرف وہ شامل ہوتے تھے. اور یہ جو منسٹرز ہیں یہاں پر پھر ہر چیز پر جو ہے وہ ڈسکشن کی جاتی تھی. ٹھیک ہے جی, مجلس شورا خاص یہ وہ تھی, یہ وہ پارلیمنٹ کا حصہ تھا جس کے ممبرز جو ہیں وہ کیبنٹ کے ممبرز ہوا کرتے تھے, ان کی کابینہ کے اراکین ہوتے تھے, اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ہر چیز ڈسکس کی جاتی تھی. آج کل بھی جتنے بھی ڈیسیجن جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں پاکستان میں بھی, وہ کیبنٹ کے سامنے جو ہے وہ کابینہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں, پھر اس پر جو ہے وہ ڈسکشنز ہوتی ہیں. دین مجلس جو ہے وہ شورا عام کا ذکر ہم لوگ کرتے ہیں. اس میں ٹرائبل ہائی ہیڈز, جو قبائلی سردار ہیں وہ شامل ہوتے تھے, اور کامن پیپل, عام لوگ جو ہے وہ شامل ہوا کرتے تھے اس میں. اور اس میں جو ہے یہ لوگ ڈیسائیڈ کیا کرتے تھے کہ جو عوام ہیں, جو لوگ ہیں, ان کے بارے میں جو بھی کام گورنمنٹ کرنے جا رہی ہے اس کو کس طریقے سے کیا جانا چاہیے.
डिवीज़न ऑफ स्टेट रियासत की तकसीम। अब ये याद रखिएगा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होते हैं वो जितने छोटे होंगे, जितने स्मॉलर होंगे, वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स या इंतज़ामी यूनिट्स जो हैं उतने ही ज़्यादा बेहतर तरीके से आप चला सकते हैं। जितने यूनिट्स छोटे होते चले जाएंगे उतनी ही उन यूनिट्स की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, और अगर परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो प्रोग्रेस या तरक्की जो है वो डेफिनेटली आपको अच्छी डेवलपमेंट मिलेगी। ये बड़ा अहम है। तो इन्होंने क्या किया कि जो रियासत थी उसको 14 सूबों में तकसीम किया, 14 प्रोविंसेस। इन्होंने उनको 14 प्रोविंसेस में जो है वो तकसीम किया, 14 सूबों में उसको डिवाइड कर दिया। लेकिन इन्होंने सिर्फ सूबों की हद तक बात नहीं रखी, मज़ीद इनको डिस्ट्रिक्ट्स में भी तकसीम किया गया। फर्दर फिर अजला में इसको जो है वो तकसीम कर दिया गया। यूनिट्स मज़ीद छोटे होते चले गए। अब इससे फ़ायदा ये हुआ है कि जितने छोटे यूनिट्स हैं उतना ही कम एरिया है किसी भी हुकूमत के पास कंट्रोल करने के लिए, जो लोकल गवर्नमेंट हम जिसे कहते हैं, तो वो उतना ही एफिशिएंटली काम करती है, बेहतर तरीके से काम करती है। तो इसलिए इन्होंने स्टेट को डिवाइड किया। स्टेट के जो प्रोविंसेस हैं, सूबे हैं, उनको फर्दर डिवाइड किया डिस्ट्रिक्ट्स में, अजला में, और यहाँ पर जो है वो फिर ऑफिशियल्स अपॉइंट किए गए जिन्होंने इन डिवीजन्स को जो है वो फिर कंट्रोल करना शुरू किया। सेंट्रल गवर्नमेंट, मरकज़ी हुकूमत। अच्छा, प्रोविंसेस में तकसीम करने के बाद, प्रोविंसेस को मज़ीद डिवीजन्स में तकसीम करने के बाद उन्होंने इनको कंप्लीट खुद मुख्तार नहीं बना दिया, अंदरूनी खुद मुख्तारी दी गई है। अब ये अंदरूनी खुद मुख्तारी है, और इसको कंट्रोल करने के लिए जो मरकज़ी हुकूमत है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको मजबूत किया गया। जितनी ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट मजबूत होगी उतना ही ज़्यादा आपके वन यूनिट रहने के चांसेस होते हैं, इकट्ठे रहने के चांसेस होते हैं। और अगर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट कमज़ोर है तो फिर जितने भी आपके प्रोविंसेस हैं, छोटे यूनिट्स हैं, वो आपसे अलग होने की कोशिश करेंगे। खाना जंगी में आपका सारा जो है वो टाइम गुजर जाएगा। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो ज़माना हुकूमत है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और या मरकज़ी हुकूमत जो है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, बहुत ज़्यादा मजबूत थी, जिसकी वजह से किसी को भी इनके ख़िलाफ़ जो है वो बगावत करने की ज़रूरत नहीं होती थी। इसके बाद इन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी बनाई, इंतज़ामी पॉलिसी बनाई, इनको आप बेस्ट पॉलिसी कह सकते हैं। उसकी वजह यह है, मैंने नीचे लिखा हुआ है, हम बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने जो है वो पॉलिसीज़ बनाई और क्यों हम इनको कहते हैं कि ये बनने वाली जो दुनिया की बेस्ट पॉलिसीज़ हैं उनमें से एक है। पॉलिसीज़ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर्स बनाते हैं, इंतज़ामिया बनाती है उन यूनिट्स को चलाने के लिए। लेकिन अगर वो पॉलिसीज़ अच्छी नहीं होंगी तो ऐसी सूरत में आप जिस जगह पर हुकूमत करने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर आप गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट कभी इम्प्लीमेंट कर नहीं सकेंगे। ये पॉलिसीज़ अगर अच्छी हैं तो गुड गवर्नेंस का जो आपका ख्वाब है, जो आप इम्प्लीमेंटेशन की कोशिश कर रहे हैं, वो आप डेफिनेटली जो है वो कर पाएंगे। सबसे पहले ओपन डोर पॉलिसी है, दरवाज़ा खुला रखने की पॉलिसी, ये बड़ी अहम है। इन्होंने कहा कि कोई भी गवर्नर या कोई भी काजी जो है वो 24 घंटे अवेलेबल रहेगा, दस्तयाब रहेगा वहाँ की आवाम के लिए। अब ये बड़ा अहम था। उन्होंने कहा जी आप जो दरबान रखते हैं, गार्ड्स रखते हैं, वो एक हर्डल है, एक रुकावट है आम आवाम के दरमियान और आपके दरमियान। आप अपने घर के बाहर दरबान नहीं रख सकते, गार्ड नहीं रख सकते, ये बाकायदा ऑर्डर्स है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिर आपके और आवाम के दरमियान जो है साइल जो होगा उसके दरमियान एक रुकावट, एक हर्डल बनेगा। तो आप किसी सूरत ऐसा नहीं कर सकते। अब देखें कितनी खूबसूरत पॉलिसी है कि आप अपने सूबे के गवर्नर का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और गवर्नर बाउंड है, उसे हर सूरत में आपको मिलना है और आपकी बात सुननी है और आपका मसला हल करना है। फिर ये भी था कि आप किसी भी सूरत में
घोड़े पर सवार होकर शहर में सफ़र नहीं कर सकते। अब ये अहम है, आप घोड़े पर सवार है, कोई पैदल आदमी आपकी तरफ आ रहा है, वो आपको अपना मसला बताना चाहता है, लेकिन आपकी चूँकि रफ्तार तेज़ है तो गुजर जाएंगे, फिर वो बंदा तो आपको तक ना पहुंच सकेगा और ना अपने मसाइल आप तक पहुंचा सकेगा। तो आपने कहा जी पेडेस्ट्रियन रहना है, पैदल चलें, आप उस शहर में आसानी के साथ सफ़र करें। देन अकाउंटेबिलिटी, एहतसाब की पॉलिसी। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट सबसे खूबसूरत जो है वो यहीं पर हमें नज़र आता है। अब कैसे है ये अकाउंटेबिलिटी या एहतसाब का प्रोसेसर सबसे अच्छा या सुप्रीम हम इनको क्यों कहते हैं? अब ये करते ये हैं कि जब भी कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल अपॉइंट किया जा रहा है किसी भी जगह पर, तो उनसे ये कहा जा रहा है कि जनाब आप अपॉइंट होने से पहले अपने जितने भी असासाजात हैं उन सब की तफसील हमारे पास जमा कराएं, और जब वो बंदा वहाँ से रिमूव किया जाता है या वो बंदा अपनी टर्म पूरी कर लेता है तो उससे दोबारा से उसके असासाजात की तफसील जो है वो ली जाती है। अब अगर तो उसमें इंक्रीज़ है और वो ये बता देता है कि लीगल तरीके से इंक्रीज़ हुई तो ठीक, और अगर उसमें किसी भी किस्म की करप्शन पाई जाती थी तो ऐसी सूरत में सज़ा अलग और उसकी जायदाद जो है उसकी ज़ब्ती जो है वो अलग से की जाती थी। अब ये बड़ा अहम है, जायदाद ही छीन ली है। अब एक बंदा अमीर आदमी है, उसको लग्जोरियस लाइफ गुजारने का जो है वो आदत है, लेकिन यकदम से आप उसको रोड पर ले आएंगे तो उसके लिए ये सबसे बड़ी सज़ा होगी। जेल में डाल देना कोई बड़ी सज़ा नहीं है, लेकिन जो उसने इकट्ठा किया है हराम तरीके से करप्शन के ज़रिए, आप उसके साथ उसके अपने पैसे भी उससे ले लें, रोड पे आ जाएगा, तो ये बहुत सारे लोगों के लिए इबरत होगी। और इस टाइम में ऐसा किया जाता है, इसीलिए ये एक गुड गवर्नेंस है। देन लैंड पॉलिसी, ज़मीन के बारे में एक पॉलिसी बनाई गई, ये बड़ी खूबसूरत थी। यहाँ पर फ्यूडलिज़म को या जागीरदाराना निज़ाम जो है, फ्यूडल सिस्टम जो है, इसको डिस्करेज किया गया। अब डिस्करेज कैसे किया गया है कि जो बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, जो फ्यूडल्स हैं, जिनके पास सैकड़ों नहीं हज़ारों एकड़ ज़मीन मौजूद है, उनसे वो ज़मीन ली गई और उन लोगों में तकसीम कर दी गई जिन लोगों के पास अपनी ज़मीन नहीं थी। इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर आप किसी के लिए कोई काम करते हैं तो आप मजबूरन काम कर रहे होते हैं, मुकम्मल तनदही के साथ आप काम नहीं करते, उसमें कहीं ना कहीं ख़राबियाँ, लूप होल्स रह जाते हैं। लेकिन वही काम अगर आप अपने लिए करते हैं तो उसमें आपका खलूस शामिल होता है, जिसकी वजह से उसमें डेवलपमेंट के या तरक्की के चांसेस जो हैं, ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। रेवेन्यू पॉलिसी, माली पॉलिसी। अच्छा, ये जो रेवेन्यू पॉलिसी है, माली पॉलिसी है, इस पर बड़ा स्ट्रिक्टली अमल किया जाता था कि ज़कात या टैक्सेस जो इम्पोज्ड हैं, इम्प्लीमेंट किए गए हैं, अप्लाई किए गए हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो हर सूरत में हर बंदा अदा करेगा और उसको कलेक्ट करके तो फिर हम लोग तकसीम करेंगे उन लोगों में, उन एरियाज़ में जहाँ जिन लोगों को जो है वो इसकी ज़रूरत है। क्योंकि हम जानते हैं कि दौलत की तकसीम जो है वो अनइवन है। अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा अता किया हुआ, कुछ लोगों को जो है वो अल्लाह ताला ने उतना अता नहीं किया। तो फिर ज़कात का, उशर का सिस्टम, टैक्सेस का सिस्टम इसीलिए रखा गया है कि आप अमीर लोगों से जो है वो रेवेन्यू कलेक्ट करें और उसको जो है वो अप्लाई करें उन लोगों पर जिनके पास जो है वो डायरेक्टली अल्लाह ताला ने अदा नहीं कर रखा। अच्छा, आपकी रेवेन्यू पॉलिसी के 3 असूल हैं और वो बुनियादी असूल क्या हैं? पहला, कलेक्ट राइटली, जितना भी रेवेन्यू आपने कलेक्ट करना है वो दुरुस्त तरीके से कलेक्ट करें। अब दुरुस्त तरीके से कलेक्ट करने से मुराद ये है कि हर बंदा जो टैक्स नेट में आता है, जिस पर ज़कात का निसाब है, जिस पर उशर का निसाब बनता है, आपको हर सूरत में उससे कलेक्शन करनी है। देन स्पेंड राइटली, अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपने जिन लोगों से इकट्ठा किया उन्हीं पर खर्च कर दें, उनके पास तो पहले से है, तो फिर इकट्ठा करने का फ़ायदा क्या है? तो आपने मुस्तहकीन तक, नीडी ढूंढने हैं, उन तक ये मामला जो हैं ये दौलत पहुंचानी है ताकि उनकी ज़िंदगी आसान हो सके। देन द थर्ड थिंग,
प्रिवेंट फ्रॉम रॉन्ग स्पेंडिंग, गलत इस्तेमाल से इसको रोकना है। अगर किसी ऐसी जगह पर ये पैसा खर्च हो रहा है जो ज्यूरिस्डिक्शन में नहीं आता है इस पैसे के खर्च करने में, आप वहाँ पर किसी सूरत इसको खर्च नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एक गुड गवर्नेंस का एक सुप्रीम टाइम पीरियड जो है वो हमारी हुकूमत का, मुस्लिम स्टेट जो है उसकी हुकूमत का गुजरा हुआ है। ये हमने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में जो भी उनके करैक्टरिस्टिक्स थे, जो भी उनकी खसूसियात थी एडमिनिस्ट्रेशन की, उनकी इंतज़ामिया की, दौरे हुकूमत की, उनका हमने यहाँ पर जिक्र किया है। पॉलिसीज़ का जिक्र किया, सेंट्रल गवर्नमेंट है, रियासत को उन्होंने जो डिवाइड किया उसका जिक्र है, फिर मजलिस शूरा जो कि सबसे बड़ा इक़दाम समझा जा सकता है आपकी तरफ से, उसका जिक्र हम लोगों ने जो है यहाँ पर किया है। अच्छा, अब हमने देखना ये है कि जो अच्छा निज़ाम हुकूमत है या गुड गवर्नेंस है, उसके रास्ते में ऑब्स्टेकल्स या रुकावटें क्या क्या आती हैं। अब देखें, अगर पाकिस्तान में ये कोशिश हुई, अव्वल तो कभी ये कोशिश हुई नहीं है कि यहाँ पर अच्छा गवर्नेंस सिस्टम जो है वो इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, लेकिन अगर कोशिश होती है तो इसके रास्ते में हमें कौन कौन से ऑब्स्टेकल्स फेस करने पड़ेंगे, कौन कौन सी रुकावटें हमें फेस करनी पड़ेंगी, जिनकी वजह से हम यहाँ पर ना अभी तक गुड गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट कर सके हैं और ना ही आगे जाके हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाएंगे या कर पा नहीं रहे हैं। ऐसी सूरत में हमें देखना है कि वो कौन कौन से ऑब्स्टेकल्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका हमें देखना है। अच्छा, हमारे यहाँ ना एक चीज़ याद रखिएगा कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इंतज़ामिया है, जिसको हम लोग ब्यूरोक्रेसी या अफसरशाही कहते हैं, इनका एटीट्यूड या इनका रवैया बड़ा नेगेटिव है। अब ये रवैया नेगेटिव किस तरीके से है, ये बात हम करते हैं। अच्छा, ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ना, जो अफसरशाही हैं, इनकी ट्रेनिंग की हुई है अंग्रेज़ ने, ब्रिटिश ट्रेनिंग इन लोगों की हुई है। अब ये लोग एग्जैक्टली उस ट्रेनिंग को फॉलो करते हैं और अपने आप को आका, और जो जनरल कॉमन पीपल हैं, जो आम लोग हैं, उन लोगों को ये अपनी रियाया समझते हैं, जो कि नेगेटिव है। और अगर यहाँ पर गुड गवर्नेंस इम्प्लीमेंट हो जाती है तो फिर इन लोगों को एज अ सर्वेंट ऑफ नेशन, कौम के खादमीन की तरह काम करना पड़ेगा। आप जिससे तनख्वाह लेते हैं वो मालिक होता है, जो तनख्वाह ले रहा है वो नौकर है, वो खादम है। तो ये हमारे टैक्सेस से पैसे लेते हैं और हम ही पर हुक्मरानी करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर इस्लामिक सिस्टम इम्प्लीमेंट हो गया, गुड गवर्नेंस इम्प्लीमेंट हो गई, तो फिर इनके जो इख्तियारात हैं, इनकी जो पावर्स हैं, वो इनसे छिन जाएंगी, जो इनको किसी सूरत गवारा नहीं है। तो इसलिए ये ऐसी पॉलिसी बनाने ही नहीं देते आपको कि आप यहाँ पर गुड गवर्नेंस जो है वो इसकी किसी तरह से इम्प्लीमेंट कर सकें। फ्यूडल सिस्टम, जागीरदाराना निज़ाम। अच्छा, अब देखें, हमारे यहाँ पर जितने भी फ्यूडल्स हैं, ये जितने भी जागीरदार हैं, लैंड लॉर्ड्स हैं, वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं दूसरे लोगों के, और अपने अपने इलाकों में जहाँ पर ये जागीरदार हैं, जहाँ पर इनकी जागीरें, इनकी ज़मीनें मौजूद हैं, वहाँ पर ये बाकायदा बादशाहों की तरह ही ज़िंदगी गुजारते हैं। तो अब अगर गुड गवर्नेंस यहाँ पर आ जाती है तो ऐसी सूरत में तो ये किसी भी तरह से अपने जो इख्तियारात हैं, पावर्स हैं, उनको इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए ये लोग भी ऐसा चाहते हैं कि यहाँ पर गुड गवर्नेंस नहीं आनी चाहिए। तो हमें साथ साथ हम इसकी रेमिटेंस का भी जिक्र करते चले जाते हैं, कैसे दूर किया जा सकता है। ब्यूरोक्रेसी का रवैया चेंज करना पड़ेगा, उसके साथ साथ फ्यूडल सिस्टम को यहाँ से ख़त्म करना पड़ेगा, और ख़त्म करने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करना है, ट्रांसपेरेंसी से। पार्शियल एग्जेक्टिव्स, जानबदार ओहदेदार। अच्छा, हमारे यहाँ पर जो एग्जेक्टिव्स आते हैं, जो हुकूमती ओहदेदार होते हैं, वो चाहे इलेक्शन के ज़रिए आते हैं, चाहे नॉमिनेशन के ज़रिए आते हों, वो दोनों के दोनों जो हैं वो एक मखसूस पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स के साथ अच्छा
اور دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے ورکرز کے ساتھ برا رویہ رکھتے ہیں، جانبدار ہوتے ہیں وہ، اور جب تک وہ غیر جانبداریت کا رویہ نہیں اپنائیں گے تب تک گڈ گورننس نہیں آ سکتی ہے۔ تو ہمیں چینج کرنا پڑے گا پارشل ایگزیکٹوز کو، جانبدار جو ہمارے عہدیدار ہیں ان کو امپارشل کرنا پڑے گا، غیر جانبدار بنانا پڑے گا، اور جب تک یہ غیر جانبدار نہیں ہوں گے تب تک گڈ گورننس یہاں پر نہیں آ سکتی۔ تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے ان کو امپارشیلٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ سمجھانا پڑے گا۔ لیک آف ریسورسز، وسائل کی کمی۔ اب پاکستان میں بھی یہ مسئلہ جو ہے وہ کافی زیادہ ہے۔ ہمارے پاس جو ہیں جو نیسیسری اکوپمنٹ ہوتا ہے فار گڈ گورننس، جو اچھے نظام حکومت کے لیے جن چیزوں کی ہمیں، جن وسائل کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ہیں ہی نہیں۔ تو ایسی صورت میں پھر گڈ گورننس جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ یہاں پر امپلیمنٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہے۔ نو کانسٹیٹیوشنل سیف گارڈ، آئینی تحفظ کا نہ ہونا۔ اچھا، یہ بے تحاشا امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اگر گڈ گورننس کو یہاں پر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر بھی لیں تو اس کے لیے آپ کے پاس کوئی آئینی تحفظ موجود نہیں ہے، کانسٹیٹیوشنل سیف گارڈ نہیں ہے۔ نئی آنے والی حکومت جب چاہے گی کانسٹیٹیوشن میں سے اس کلاز کو، اس شک کو نکال کے نئی اس کی جگہ پر لے آئے گی۔ تو اس لیے یہ معاملات بھی کافی خراب ہیں۔ تو جب آپ گورننس کے سے ریلیٹڈ جتنا بھی کانسٹیٹیوشنل کلازز ہیں، جتنی بھی آئینی شکیں ہیں، ان تمام کو اس طرح سے ڈیزائن کرنا چاہیے کہ کوئی ان کو پھر چینج نہ کر سکتا ہو۔ نو اکاؤنٹیبلٹی، احتساب کا نہ ہونا۔ اب جہاں پر اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس نہیں ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ نہیں ہے، ایسی صورت میں ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم لوگ اکاؤنٹیبلٹی کو وہاں پر لے کر آئیں۔ اگر وہاں پر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، احتساب نہیں ہوگا تو معاملات کافی خراب ہے۔ لیس پے، قلیل تنخواہ۔ اچھا، جس بندے کی پے، تنخواہ اس کے ایکسپینسز یا اخراجات سے کم ہوگی تو پھر وہ کرپشن کا سہارا لے گا اپنے ایکسپینس کو میٹ کرنے کے لیے، اخراجات کو پورا کرنے کے لیے۔ تو آپ آفیشلز کو اتنی پے کم از کم ضرور دیں، اتنی تنخواہیں کم از کم ضرور دیں کہ ان کے جو ایکسپینس ہیں وہ میٹ ہو سکیں۔ اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان کی تنخواہیں مہنگائی کے برابر بڑھائیں، جس ریشو سے مہنگائی بڑھ رہی ہے اسی ریشو سے ان کی تنخواہوں میں اضافہ کریں، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو مہنگائی کنٹرول کرنی پڑے گی، پھر آپ گڈ گورننس امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ مس مینجمنٹ آف ریسورسز، وسائل کا یہاں پر غلط استعمال ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے، ہمارے یہاں پر ریسورسز یا وسائل پہلے ہی کم ہیں، جو ہیں وہ بھی مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہم لوگ کافی ضائع کر لیتے ہیں، تو اس سے ہمیں بچنا ہے۔ بیڈ لا اینڈ آرڈر سچویشن، قانون کی جو صورتحال ہے کافی خراب ہے۔ کرائم جو ہے وہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا ناسور ہے، جرائم یہاں پر بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو آپ کو اس کو کنٹرول کرنا ہے پہلے تو۔ سیکٹیرینزم، فرقہ واریت، یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک ناسور بن چکا ہوا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ ایک بہت بڑی خرابی ہے جہاں پر فرقہ واریت جو ہے وہ کافی زیادہ پھیلی ہوئی ہے، اور جن معاشروں میں، سوسائٹیز میں فرقہ واریت ہوگی، ان سوسائٹیز میں آپ گڈ گورننس کا خواب دیکھ تو سکتے ہیں لیکن وہ خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم لوگ اگر مختلف اسکول آف تھاٹس سے، فرقوں سے تعلق رکھتے بھی ہیں، ہمیں پھر بھی کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم لوگ اپنے ان اختلافات کو بھلا کر تو ایک قومی سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے تمام تر کام جو ہیں وہ کرتے چلے جائیں۔ جی، اس لیکچر میں ہم لوگوں نے جو ہے وہ اچھے نظام حکومت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کی خصوصیات اور اچھے نظام حکومت کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں اور ان کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے، ساتھ ساتھ ہم لوگ ڈسکس کرتے چلے جا رہے تھے، ان کا ذکر کیا ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں دوبارہ نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔